हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भीम एकेडमी में। हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के हर एक चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। जहाँ पर आज आपको लेक्चर नंबर 6 ये हमारा है। इससे पहले हमारे जो 5 लेक्चर्स हैं उस पर हमने इस इतिहास यानी कि भारत और समकालीन विश्व में इतिहास टॉपिक को हमने दो उसके यूनिट को हमने कवर कर रखा है। जिसमें हमने पहले दो यूनिट में यूरोप की राष्ट्रवाद यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और दूसरे में भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इन दोनों यूनिट को हमने बहुत ही विस्तृत रूप से एक एक टॉपिक वाइज हमने डिस्कस कर रखा है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले लिस्ट पे उन दोनों चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आगे का लेक्चर। खंड 2, जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। इस खंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे पूर्व आधुनिक विश्व। दूसरा पढ़ेंगे 19वीं सदी में 19वीं शताब्दी में यानी कि 1815 से लेकर 1914 तक विश्व अर्थव्यवस्था उपनिवेशवाद क्या है। और तीसरा हम पढ़ेंगे महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक मंदी, घोर निराशा। यानी कि हम दूसरे तीसरे टॉपिक में विश्व युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था की कैसे संचालित रूप से चल रही थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और चौथे टॉपिक में हम पढ़ेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण यानी कि वैश्वीकरण की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। पहले तो भूमंडलीयकरण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। यानी कि अगर हम इसे शॉर्ट आंसर्स में देखें तो यह एक प्रश्न उठता है कि भूमंडलीकरण क्या है। भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दुनिया के विभिन्न देश आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसके माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी तथा तकनीक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान होता है। इससे देशों के बीच सूचना, ज्ञान, उत्पादन के साधनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है। आसान शब्दों में भूमंडलीकरण से समाज एक दूसरे से जुड़ता है, जिससे कि एक पॉजिटिव वातावरण बनता है व्यापार करने के लिए। अब अगला है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं, जिसके कारण इसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं और तकनीक का एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है। वैश्विक दुनिया के निर्माण को समझने के लिए हमें व्यापार के इतिहास, लोगों के प्रवासन, काम की तलाश और पूंजी का आवाजाही को समझना आवश्यक है। अब वीटो यानी निषेधाधिकार। वीटो यानी कि ये अगर हम समझें तो जो इस समय आज की सुरक्षा परिषद है, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन यानी यूएन की सुरक्षा परिषद है, उसमें 5 देशों को वीटो का पावर मिला हुआ है।
इस वीटो का मतलब होता है कि जैसे कि विशेषाधिकार, वह अधिकार अगर उन 5 देशों में से किसी भी एक सदस्य की अगर उस किसी प्रस्ताव पर अगर उसको सहमति नहीं देता है तो वह प्रस्ताव पूरी तरह से खारिज हो जाता है। इस अधिकार को वीटो अधिकार कहा जाता है। आयात शुल्क यानी टैरिफ क्या है? टैरिफ क्या है? किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर वसूला जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। यानी कि जैसे कि हम समझिए एक सिंपल सी उदाहरण से, जैसे कि हमारे भारत में जो आईफोन्स आते हैं, मोबाइल्स आती हैं, उन पर एक टैक्स लगता है। भारत की सरकार उस पर एक टैक्स लगाती है, तो उसे उस टैक्स को हम आयात शुल्क कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। यह कर यानी कि यह जो शुल्क होता है, टैक्स होता है, या उस जगह पर लिया जाता है जहाँ से वह चीज़ देश में आती है। यानी कि सीमा पर, बंदरगाह यानी कि जो पोर्ट होते हैं, यानी जहाँ पर जहाज़ें आते हैं, शिप्स आते हैं, हवाई अड्डे पर जो हवाई जहाज़ से जो सामान आते हैं उस पर, यानी कि इन जगहों पर इस टैक्स को वसूला जाता है। विनिमय दर क्या होती है? विनिमय दर यानी कि विनिमय मतलब क्या होता है? वस्तुओं का आदान प्रदान। विनिमय दर वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर विनिमय दर दो प्रकार के होते हैं, स्थिर विनिमय दर और दूसरा लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं कि स्थिर विनिमय दर क्या है। स्थिर विनिमय दर क्या है? जब विनिमय दर स्थिर रहती है तो उसे स्थिर कहते हैं। जैसे स्थिर इसमें क्या, उसमें होने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो उसे हम स्थिर विनिमय दर कहते हैं। और लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर क्या है? इस प्रकार की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजारों पर विभिन्न मुद्राओं की मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है और सिद्धांतः इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे कि इस समय डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। इस समय $1 की कीमत 95 से अबव जा चुकी है, जो इंडियन रुपीज़ में हुआ। इस प्रकार से दिनार, दरहम और भी चीज़ें होती हैं, यूरो और भी होते हैं, चीन का हुआ या रूस का हुआ, यूनान हुआ। तो ये सब क्या होती हैं कि इन सब देशों में मुद्राएं आपस में घटती बढ़ती रहती हैं डॉलर के मुकाबले। अगर हम देखें, यानी कि हम एक सापेक्ष मुद्रा लेते हैं डॉलर, तब हम देखेंगे कि मुद्राओं का कैसे हम उनका दाम घटता बढ़ता रहता है। प्राचीन काल में संपर्क कैसे हुआ करते थे? इतिहास के हर दौर में मानव समुदाय एक दूसरे के नज़दीक आते गए, यात्री के रूप में, व्यापारी के रूप में, पुजारी के रूप में और तीर्थयात्री के रूप में दूर दूर तक यात्रा करते थे लोग। आज नहीं, आज से लगभग बहुत साल पहले भी, यहाँ तक कि जब लोग खाना बदोश जीवन जीते थे तब भी लोग यात्राएं करते हुए थे। जैसे कि खाना बदोश यानी कि उस समय, यानी कि जब लोग आदिवासी रूप में इस धरती पर निवास करते थे, तो कभी आपने सुना होगा कि इंडो सैपियंस यहाँ से वहाँ गए, यूरोप से इधर आए, यानी कि मध्य एशिया से इस साइड आए, आर्यन आए। तो ये सब क्या था? यात्रियों का प्रवाह ही था। तो लोग यात्रा क्यों करते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न, यात्रा का कारण क्या है? उनके यात्रा का कारण हो सकता है व्यापार के लिए, काम की तलाश में, ज्ञान और शिक्षा के तलाश में, धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से, या फिर अत्याचार और उत्पीड़न से बचने के लिए। तो ये जो प्रमुख 5
हमने बताए हैं लोग यात्रा क्यों करते हैं। इसका जवाब आप लोग को मिला होगा कि लोग यात्रा क्यों करते हैं। मेन जो उद्देश्य हुआ कि यात्रा अगर लोग कर रहे हैं तो उसका एक कारण होता होगा कि यात्रा क्यों की जा रही है। तो उसका मेन कारण था यही 5। यात्राओं के साथ क्या क्या फैलता है, यानी जब लोग यात्रा करते हैं तो उसके साथ क्या क्या फैलता है। पहले जैसे यात्राओं के दौरान आदान प्रदान, यानी कि यात्राओं के दौरान क्या आदान प्रदान होता है। जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो लोग अपने साथ सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि पैसा भी ले जाते हैं, अपनी मूल्य और परंपराएं भी ले जाते हैं, विचार और ज्ञान भी ले जाते हैं, अपने साथ हुनर और तकनीकी को भी लेके जाते हैं, आविष्कार को भी अपने साथ लिए जाते हैं, कीटाणु और बीमारी भी अपने साथ ये लेके जाते हैं। जब भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो यात्राओं के दौरान ये सब चीज़ें भी फैलती जाती हैं। तो जब लोगों की यात्रा होती है तो उसका कारण में यही हुआ कि व्यापार, काम, ज्ञान, धर्म, अत्याचार, इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोग यात्रा करते हैं। और अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान क्या चीज़ वो लेके चलते हैं अपने साथ, तो वो पैसा हुआ, अपने मूल परंपराएं हुई, विचार हुआ, अपने साथ जो उनके हुनर हैं वो हुए, उनकी जो खोज है आविष्कार है वो हुए, और साथ में उनकी बीमारियां भी हुई जो कि उनके साथ हमेशा चलती रहती हैं। तो ये तो हुआ कि लोग यात्रा क्यों करते हैं और यात्रा के साथ उनके साथ क्या क्या फैलता है। तो उस दौरान कुछ मार्ग भी रहे होंगे। तो क्या क्या मार्ग थे। पहला जिसमें मार्ग था रेशम मार्ग, यानी कि सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या था, चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिल्क रूट क्या था। यह प्राचीन काल में दुनिया के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाला पारंपरिक एवं व्यावसायिक सांस्कृतिक मार्गों का जाल था। इन्हें सिल्क रूट कहा जाता था। इसके माध्यम से वस्तुओं के साथ साथ विचारों, धर्मों, संस्कृतियों का भी आदान प्रदान हुआ करता था। सिल्क रूट के माध्यम से लोग विभिन्न हिस्सों को व्यापारिक या सांस्कृतिक रूप से जोड़ते थे। उनका बुना हुआ एक जाल हुआ करता था जिन्हें सिल्क रूट कहते थे। तो यह किस समय हुआ करता था। यह सिल्क मार्ग ईसा पूर्व यानी कि 20 CE काल में शुरू हुआ था। यानी कि ईसा के जन्म से पहले से ही यह कार्य शुरू था। यानी कि लोगों का आवागमन, लोग आपस में व्यापार बहुत पहले से चालू था, जो लगभग 15वीं शताब्दी तक बहुत ही जोरों से चला। यानी कि 15वीं शताब्दी तक सिल्क रूट की अवधारणा बहुत ही तेजी से पनपी लोगों में। नाम का महत्व क्या है। इन मार्गों का नाम चीन के रेशम के कारण पड़ा, जो पश्चिमी देशों में बहुत ही मूल्यवान हुआ करता था। यानी कि जो चीन के रेशम थे वो पश्चिमी देशों में बहुत ही महंगी दरों में बिकते थे। तो इसलिए इस जो रूट था उसका नाम सिल्क रूट पड़ा। जैसे कि इसी रूट से मार्को पोलो, जो आप लोगों ने कहानियाँ सुनी हैं, मार्को पोलो आया था यहाँ पर। उसने भारत की जो उस समय की आर्थिक स्थिति थी वह अपने देश जाके बहुत ही अच्छे से लोगों को बताया था। तो सिल्क रूट उस रेशम के कारण पड़ा जो चीन पैदा करता था। सिल्क मार्गों का विस्तार और समय सीमा क्या थी। इतिहासकारों के अनुसार कई सिल्क मार्ग थे, कोई एक ही रास्ता नहीं था। ये मार्ग स्थल और समुद्र दोनों से होकर गुजरते थे। इन मार्गों ने एशिया के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ा और एशिया को उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ा। तो यानी कि बहुत से रूट थे। जैसे कि आज के समय में भारत एक्सप्रेसवे बहुत से बना रहा है, तो वैसे ही उस समय सिल्क मार्ग हुआ करते थे जो कि बहुत सारे थे। जैसे कि आज के समय में एक्सप्रेसवे बहुत से सारे हैं।
तो सिल्क मार्गों से होने वाला व्यापार क्या क्या था? एशिया से जो बाहर जाती थी वस्तुएं, वो थी जैसे कि चीनी रेशम, चीनी पॉटरी यानी कि जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े और मसाले। मसालों के मामले में एशिया बहुत ही पहले समय से फेमस था, यानी कि यह प्रसिद्ध था। यहाँ पर मसाले पूरे दुनिया में फेमस थे, जो कि एशिया से बाहर भी जाते थे। चीनी रेशम, चीनी पोट्री यानी कि चीन मिट्टी के बर्तन, भारत और एशिया से जुड़े कपड़े और मसाले। यूरोप से एशिया आने वाली वस्तुएं क्या क्या थी? यूरोप से एशिया आता था सोना, चांदी, अन्य कीमती वस्तुएं। इस तरह यह मार्ग दोनों दिशाओं में व्यापार को बढ़ावा देता था। अब रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट द्वारा सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान क्या हुए? यानी कि जब रूट आए तो व्यापार हुआ, व्यापार के साथ उसमें सांस्कृतिक या धार्मिक रूप से क्या आदान प्रदान हुआ, यह भी था। क्योंकि मार्ग केवल यानी कि जो सिल्क मार्ग था वह केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं था, इसके माध्यम से विचार भी आए, धर्म भी आया, संस्कृति भी आई, जो एक दूसरे के क्षेत्र में फैलेंगी। उदाहरण के लिए हम जैसे देखते हैं धर्मों का प्रसार। ईसाई धर्म, शुरुआती ईसाई मशीनरी जो इसी रास्ते से भारत एशिया में आई। जैसे कि लोग शुरू में इन ईसाई धर्म के जो मिशनरी हुआ करते थे वह भारत में या कि मध्य एशिया में, पूर्व एशिया में, ये सब जगह पर जो आए, किस लिए आए? क्योंकि इनको क्या करना था? अपने धर्म का प्रचार करना था। तो इन्होंने पहले उस इलाके में जाके वहाँ के राजा महाराजा से, वहाँ के जो सुल्तान सुल्तान थे, उन लोगों से इन्होंने ज़मीनें मांगी, क्योंकि वह अपना यानी व्यापार के साथ अपने धर्म का प्रचार भी कर रहे थे। ऐसे ही इस्लाम आया। कुछ सदी के बाद मुस्लिम धर्म उपदेश भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। बौद्ध धर्म भी पूर्व भारत में उपजा। बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में यह फैला, यानी कि जापान तक जा चुका था, इधर कंबोडिया, इंडोनेशिया, जावा, माली, सब जगह पर यह सुमात्रा द्वीप तक यह धर्म फैल चुका था, जो कि सिल्क मार्ग से ही संभव हुआ था। तो सिल्क मार्ग से धार्मिक और सांस्कृतिक भी परंपराएं भी आदान प्रदान हुई। इस मार्ग की विशेषताएं क्या थी? रेशम यानी सिल्क मार्ग का, सिल्क रूट की विशेषताएं थी, यह प्राचीन व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्गों का एक जाल हुआ करता था। इसमें स्थलीय और समुद्री दोनों प्रकार के मार्ग शामिल थे। इसमें इसने एशिया को यूरोप और उत्तर अफ्रीका से जोड़ा। इसके माध्यम से रेशम, मसाले, बहुमूल्य पत्थर आदि व्यापार हुआ करते थे। वस्तुओं के साथ साथ धर्म और संस्कृति और विचारों का भी आदान प्रदान हुआ करता था। यह मार्ग ईसा पूर्व काल से शुरू होकर 15वीं शताब्दी तक फैला हुआ था। भोजन की यात्रा। अगर यात्री थे तो जाहिर सी बात है उनको भूख भी लगेगी। तो भूख लगेगी तो अधिकतर लोग अपने ही क्षेत्र का खाना खाना पसंद करते हैं। तो जहाँ गए वहाँ उन्होंने उस चीज़ों को उगाया भी, और जब उगाया तो खुद खाया भी, लोगों को भी खिलाया। तो क्या था? भोजन की यात्रा, यानी कि जो भोजन है, खाद्य पदार्थ थे, उनकी यात्रा को चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो भोजन की यात्रा दूसरे देशों का सांस्कृतिक लेन देन, भोजन से जुड़े सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुए। जैसे खाद्य पदार्थ एक दूसरे यानी कि दूर दूर के देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के अच्छे उदाहरण थे। जैसे जब भी व्यापारी या मुसाफिर
किसी देश नए देश में जाते थे तो जाने आने जाने अनजाने वहाँ गई फसलों के बीज वो आते थे। इस तरह दुनिया के कई हिस्सों में एक जैसे खाद्य पदार्थ पाए जाते थे। अब जैसे कि कुछ पदार्थों का उदाहरण हम लोग देखते हैं तो जैसे झटपट तैयार भोजन का उदाहरण नूडल्स इसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है जो बहुत ही जल्दी बन जाता है। माना जाता है कि नूडल्स चीन से ही पश्चिम तक फैला और स्पेगेटी का रूप लिया। यानी कि जो नूडल्स थे वह चीन से ही फैलकर पश्चिमी देशों तक गए यानी कि यूरोप तक गए। उसी प्रकार एक अन्य मत के अनुसार जो पास्ता था वह अरब के यात्रियों के माध्यम से इटली तक पहुंचा। यानी कि पूर्वी एशिया से लेकर वह पश्चिमी तक पहुंचा जाके। और अच्छा, अब इसका निष्कर्ष क्या होता है? इसी प्रकार से खाद्य पदार्थ भारत व जापान में भी मिलते हैं। इसकी यानी कि ऐसे बहुत से खाद्य पदार्थ हैं जो कि बहुत से देशों यानी भारत का उदाहरण ले लीजिए तो भारत में ऐसे बहुत से खाद्य पदार्थ हैं जिनकी आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह कहाँ से आए या फिर यह भारत के ही उपज हैं। तो निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष हुआ कि आधुनिक काल से पहले भी एक दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा था जो कि हम भोजन के माध्यम से जान सकते हैं। तो भोजन भी एक उसका उदाहरण है कि कैसे सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ करते थे। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। पहले लेते हैं अमेरिका। अमेरिका से प्राप्त नई खाद्य फसलें जो अमेरिका से नई खाद्य फसलें थी प्राप्त हुई थी उसमें क्या क्या थी? लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वज जो खाद्य पदार्थों का ज्ञान नहीं था यानी कि जो हमारे यहाँ ये खाद्य पदार्थ नहीं पाए जाते थे जैसे कि आलू हुआ, सोया हुआ, मूंगफली हुई, मक्का हुआ, टमाटर हुआ, मिर्च हुआ, शकरकंद हुआ आदि, यह पहले हमारे देशों में नहीं हुआ करते थे। ये सभी अमेरिका जैसे कि उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, कैरेबियन से आए। ये सभी खाद्य पदार्थ यूरोप एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन नए महाद्वीपों तक पहुँच गए जिन्हें बाद में अमेरिका कहा गया। हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी कि अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए। यानी कि जो खाद्य पदार्थ है ये सारे खाद्य पदार्थ आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि पदार्थ जो थे यह अमेरिका में पाए जाते थे जो कि वहाँ के मूल निवासियों के द्वारा भारत में या फिर यूरोप में या एशिया के अन्य देशों में यह आए। नई फसलों का समाज में प्रभाव क्या पड़ता है? अब मानिए कि अगर नई फसलें आ रही हैं तो उसका समाज में बदलाव भी आता है। कभी कभी वह बदलाव सही भी होता है और कभी कभी वह बदलाव बहुत ही नुकसानदायक भी हो जाता है। तो चलिए हम लोग उसके ही कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। कई बार फसलों के आने से जीवन में जनजीवन जमीन से आसमान का फर्क आ जाता है। जैसे कि अब आलू का ही प्रभाव देख लीजिए। आलू के आने से यूरोप के गरीबों का भोजन बेहतर हुआ ही और उनकी औसत आयु भी बढ़ गई। यानी कि पहले लोग भुखमरी के कारण जो मर रहे थे वो अब आलू खा के यानी कि आलू की वजह से उनका भोजन बेहतर हुआ। अब आयरलैंड के आलूओं का देखिए क्या हाल है। आयरलैंड के आलू का अकाल। आयरलैंड का क्या था, गरीब किसान आलू पर बहुत अधिक निर्भर हो गए थे। ठीक, जिससे क्या हुआ कि लोग
अपनी खाद्य ज़रूरतों को आलू के माध्यम से ही पूरा करने लगे। जैसे कि हम अपने आज के परिवेश में देखें तो हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है कि लोग अन्य फसलें तिलहन दलहन आदि गन्ना आदि का उत्पादन घटाते जा रहे हैं। उसके एवज में लोग गेहूँ या चावल का उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं या आलू का उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि तिलहन और दलहन की फसलें लगातार महंगी होती जा रही हैं। इसी प्रकार आयरलैंड में हुआ। आयरलैंड में क्या हुआ, किसान जो गरीब थे आलू पर बहुत ही अधिक निर्भर हो गए थे। 1840 के दशक में आलू की फसलें में बीमारी फैल गई, आलू की फसल बर्बाद हो गई और लाखों लोग जो कि आलू पर निर्भर थे भूखमरी के कारण मर गए। इससे पता चलता है कि नई फसलें जीवन बदल सकती हैं, लेकिन उन पर अत्यधिक निर्भर होना भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता है, भोजन के माध्यम से वैश्वीकरण भी होता है। खाद्य पदार्थों ने न केवल लोगों के जीवन संस्कृति इतिहास को गहराई से प्रभावित किया, बल्कि जो कि फसलें थी उनके प्रभाव से लोगों के सामाजिक या आर्थिक स्थिति में भी बदलाव हुआ है। लोगों में उस पर अधिक निर्भरता कि कैसे लोगों के मौत का कारण बनती है, आपने उसको आयरलैंड के उदाहरण से ही समझा। या लोगों को कैसे उनके भोजन को बेहतर कर सकती है, वह आप यूरोप के उदाहरण से समझ सकते हैं। लेकिन यूरोप में एक पार्ट आयरलैंड भी है जहाँ पर लोग उस फसल की अधिक निर्भरता के कारण मौत के शिकार भी होते हैं। तो ये